सो वेरी गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, वेलकम टू क्रिएटिव। चलो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर एंड सिंगल डिग्री। कहने का मतलब ये कि अभी तक आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ चुके हो, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने अभी तक पढ़ लिया लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में अच्छी तरीके से सीख लिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड्स को अच्छे से सीख लिया। फिर उसके बाद आप लोगों ने लास्ट क्लास में इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कशन किया। तो अगर मैं सारी बातों को समराइज करूँ तो अभी तक आप 3 मॉड्यूल्स को बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। पहला वाला जो मॉड्यूल था उसमें आपका वेरिएबल सेपरेबल वाले मेथड्स इंक्लूडेड थे। उसमें आपके आई थिंक नो वॉइस शुड बी क्लियर फॉर एवरीवन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि सबसे पहले हम कौन कौन से मॉड्यूल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मॉड्यूल हम लोगों ने डिस्कस किया था वो किया था हम लोगों ने वेरिएबल सेपरेबल मेथड। उसके अलावा उसमें हम लोगों ने देखे थे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ऊपर लीनियर आ जाए नीचे लीनियर आ जाए तो उन दोनों के रेशियो को आप कैसे सॉल्व करते हो, ये ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं मॉड्यूल 1 में। मॉड्यूल 2 में हमने डिस्कस किया कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसी होती है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस करा। ठीक है, फिर मॉड्यूल 3 में हम लोगों ने इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स के बारे में ज़्यादा डिस्कस किया, जहाँ पे हमारे सामने वेरियस फॉर्मेट्स थे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी, नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन थी। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा और नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर्स कैसे निकालते हैं इसके बारे में डिस्कशन किया। तो अगर आप सभी लोगों को ये पॉइंट क्लियर है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में सभी लोग कंफर्म कर दो, फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि अगर आपके पास कोई ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन हो जिसका ऑर्डर हायर हो बट उसकी डिग्री सिंगल हो तो आप उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो उससे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि अनअकैडमी प्लस पे यार EMFT ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, EMFT चल रहा है। उसके अलावा आपके फास्ट ट्रैक बैचेस RIB भी आ चुके हैं। तो अगर आप उन सारे बैचेस में एनरोल करना चाहते हो तो आप आ सकते हो। आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्सेज, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशंस, डाउट सॉल्विंग बैचेस, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस, ये सारा सब कुछ मिलता है अनअकैडमी प्लस पे। जबकि आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, टेस्ट के एनालिसिस और उसके अलावा आपको 1-to-1 जूम सेशन भी मिलता है अगर आप आइकॉनिक लेते हो। ठीक है, तो ये सारा आप सब कुछ अवेल कर सकते हो बाय यूजिंग दिस कोड। अगर आपको अनअकैडमी प्लस पे आना है तो ये कोड लगाना है। ये कोड आपको प्रोवाइड करता है मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट और उसके साथ साथ मेरी पर्सनल गाइडेंस। तो ये कोड लगा के आप इमीडिएटली अनअकैडमी प्लस पे एंटर कर सकते हो। ठीक है, बाकी ये ऑफर तो आपका चल ही रहा है कि अगर आप 12 महीने का नॉर्मल सब्सक्रिप्शन लेते हो तो उस पर 2 महीने का गेट ESC, 3 महीने का SSC JEE का आपका एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन, बाकी 24 मंथ्स पे 4 मंथ्स का गेट ESC और 6 मंथ्स का आपको SSC JEE का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है। तो आपकी अच्छी खासी सेविंग होती है अगर आप अभी अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो। ठीक है, बाकी देखो यार EMFT मेरा चल ही रहा है। शाम को 8:30 बजे से 2 लेक्चर्स अभी हो चुके हैं। 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने लीनियर अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑलरेडी कवर कर लिया है। उसके बाद से अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ज्वाइन करके स्टार्ट कर सकते हो। शाम को 8:30 बजे से क्लास चल रही है। इसको इनिशियली EC इलेक्ट्रिकल दोनों लोग अटेंड कर सकते हैं। 8:30 से 10:30 हम लोग क्लास को कंडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, आई होप सभी लोग रेडी हैं, सभी लोग तैयार हो। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दो, शुरू करें क्या आज का सेशन। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो देखिए, आज के सेशन में जो हम लोग डिस्कस करने वाले वो है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मॉड्यूल 4। ठीक है, मॉड्यूल 4 में हमको डिस्कस करना है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर डिग्री, हायर ऑर्डर बट सिंगल डिग्री। हायर ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन ना एक बार डिफरेंशिएट हो सकती है, 2 बार हो सकती है, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बट किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर आपको एक से ज़्यादा पावर नहीं दिख सकती। पावर आपको या तो एक ही दिखेगी, एक से ज़्यादा किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन के ऊपर पावर आपको नहीं दिख सकती। ठीक है, तो देखिए ज़रा, इस पूरे के पूरे चैप्टर में ये चीज़ आपको बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि हमें क्या डील करना है। ठीक है, देखिए, तो अगर हम लोग बात करें किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की जिसका ऑर्डर इन जनरल हम लोग nth मान लेते हैं, है ना, और डिग्री 1 मानते हैं, तो वो देखो दिखने में कैसे हो जाएंगे, उसके 2 फॉर्मेट्स मैंने आपके लिए इंक्लूड करे हुए। सबसे पहले तो आप ये वाला फॉर्मेट देख सकते हो। आप ऊपर वाले फॉर्मेट को देख के बताइए कि यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, और साथ के साथ ये चीज़ भी आपको मेक श्योर करना है कि क्या ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है, इसकी डिग्री n है, इसका ऑर्डर n है बट इसकी डिग्री आपको 1 मिलनी चाहिए। अगर आप यहाँ पे मेक श्योर करके देखें तो आपको दिख रहा होगा कि यस, यहाँ पे तो डिपेंडेंट वेरिएबल y है क्योंकि y के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएशन कर रहे हो। यहाँ पे भी डिपेंडेंट वेरिएबल y एंड सो ऑन। यानी फर्स्ट वाला जो आपको पूरा का पूरा इक्वेशन दिख रहा है ना, इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, y है। जबकि अगर आप देखो तो यहाँ पे n बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, यहाँ पे n-1 बार, और लास्ट में अगर आप देखोगे तो एक भी बार डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है। यानी कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर मैं देखूँ तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मुझे जो ऑर्डर दिख रहा है वो मुझे कितना दिख रहा है, ऑर्डर तो मुझे इसका n दिख रहा है, बट डिग्री मुझे कितनी दिख रही। तो आई होप ये पॉइंट सभी को याद होगा, जिसका ऑर्डर उसकी डिग्री। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको दिख भी रहा होगा कि इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन की पावर आपको 1 दिख रही, यानी इसकी डिग्री आप 1 ले सकते हो। समझ आ गई बात। तो ये तो पहला फॉर्मेट हो गया। सेकंड फॉर्मेट में अगर आप देख रहोगे तो यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल मैंने x ले रखा है,
इस डिपेंडेंट वेरिएबल x को अगर आप देखते जाओ तो हर जगह पे ये आपको प्रेजेंट होता हुआ दिखेगा। तो सेकंड वाला जो आपका फॉर्मेट है ये भी बहुत क्लियर कट है कि यहाँ पे n बार डिफरेंशिएशन n-1, लास्ट में एक बार भी डिफरेंशिएशन नहीं। और आप देख रहे हो कि राइट साइड में जो यहाँ पे फंक्शन आ रहा है ना, ये y का फंक्शन है, जबकि ऊपर वाले में जो राइट साइड का फंक्शन था वो x का फंक्शन था। तो सबसे पहले ये दोनों फॉर्मेट्स आप लोग अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इसी दो तरीके के फॉर्मेट्स आज की क्लास में आपको दिखने वाले। आज की क्लास का जो भी डिस्कशन है बहुत ईजी है, बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। और जैसे मैंने पहले बोला था आपसे कि एग्जाम में जो आपके क्वेश्चंस आते हैं ना, तो बहुत अच्छा खासा वेटेज आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन लेके जाता है, और उससे भी अच्छा खासा वेटेज आपका लेके जाता है ये वाला जिसमें हम लोग बात करते हैं हायर ऑर्डर बट सिंगल डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे ध्यान से, सपोज अगर हम लोग फर्स्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन को एक रेफरेंस ले लेते हैं कि फर्स्ट वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एक रेफरेंस है, तो अगर आपको जो राइट साइड में दिख रहा है ना एक्स का फंक्शन, राइट साइड में एक्स का फंक्शन अगर जीरो हो जाता है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को बोला जाता है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जबकि अगर राइट साइड में जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये क्यू एक्स, अगर ये नॉन जीरो है तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बोलते हैं नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो दोनों में आपको क्लैरिटी होनी चाहिए कि अगर मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल y है और y के रिस्पेक्ट में मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन लिख रहा हूँ तो मुझे राइट साइड में हमेशा एक x का फंक्शन मिल सकता है। अगर वो x का फंक्शन जीरो मिलता है तो इसका मतलब ये इक्वेशन हो गई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, और अगर वो नॉन जीरो मिलता है तो डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो सबसे पहले सभी लोग बताएंगे क्या यहाँ तक आप सारी बातें अच्छी तरीके से समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो और सारे पॉइंट्स को अच्छे से रिलेट कर पा रहे हो। और जो लोग भी आते जा रहे हैं यार सेशन को फटाफट लाइक भी करते जाना, शेयर भी करते जाना। 100 लाइक तो पहुँचा ही दिया करो इमीडिएटली, 100-200, और बाकी अटेंडेंस जितनी ज़्यादा बढ़ा सको उतना अच्छा। ठीक है, चलो यस तो आई थिंक यहाँ तक आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। आइए आगे चलते हैं, कुछ और चीज़ों का डिस्कशन करते हैं। अब देखो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है ना, ये देखने में बहुत क्लटर्ड दिख रही है। क्लटर्ड का मतलब देखने में बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रही है। तो आइए इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। सिंप्लीफाई करने के लिए अगर आप डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से रिप्रेजेंट कर लो, कैपिटल डी का मतलब एक बार डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अगर आप डी टू डी एक्स स्क्वायर को डी स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर लो, डी टू डी एक्स क्यूब को डी क्यूब से रिप्रेजेंट करो, और डी एन डी एक्स क्यूब को डी पावर एन से रिप्रेजेंट कर लो, तो यही इक्वेशन जो आपने यहाँ पे लिखी हुई थी, देखो आप इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते थे, फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो आप इसको लिख सकते थे ए नॉट डी पावर एन वाई प्लस ए वन डी पावर एन माइनस वन वाई प्लस ए टू डी पावर एन माइनस टू वाई। और ये कब तक चलता जाएगा आपका, देखिए इस वाले एक्सप्रेशन पे आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा प्लस ए ऑफ एन माइनस वन डी वाई प्लस लास्ट वाले एक्सप्रेशन पे अगर मैं लिखूँ ए एन वाई इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ क्यू एक्स है ना। अगर डिपेंडेंट वेरिएबल वाई तो इधर एक्स का फंक्शन होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ से नोटिस करें ना तो आपको ना ये डी में एक पॉलिनॉमियल मिल जाएगी। अगर मैं वाई को कॉमन ले लूँ तो यहाँ से आपको मिलेगा पॉलिनॉमियल इन डी। चलेगा देखिए ज़रा सभी लोग इसको, तो इसको ना मैं लिख देता हूँ दिस इज योर पॉलिनॉमियल इन डी। ए ऑफ एन माइनस वन के साथ एक डी आ जाएगा और यहाँ पे आपका आ जाएगा डी एन। इस पूरे के पूरे एक्सप्रेशन में से आप लिख सकते थे वाई एंड इट इज सम फंक्शन ऑफ क्यू एक्स। ठीक है, तो आगे से देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए ना, ये पूरा का पूरा जो फंक्शन है ये तो डी का फंक्शन है, तो हम लोग इसको ऐसे लिख देते हैं इक्वल टू क्यू एक्स। यहाँ तक सभी लोग सोचेंगे, समझेंगे, दिमाग लगाएंगे और बताएंगे। ठीक है, तो अब आपको ना अपने गिवन क्वेश्चन में ये पहचानना बहुत अच्छे से आना चाहिए कि क्या मेरा जो गिवन क्वेश्चन है वो इस फॉर्मेट में लाई करता है या नहीं करता। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखेंगे एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, यानी आप यहाँ से ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि अगर मेरा क्यू एक्स वाला फंक्शन जीरो हो जाएगा तो इसका ये मतलब है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन मेरी होमोजीनियस हो गई, अदरवाइज नॉन होमोजीनियस। ठीक है, तो यहाँ से दो फॉर्मेट्स अगर आप लिखना चाहो ना तो आगे से आप ऐसे लिख भी सकते हो। आपने यहाँ पे लिखा डी का फंक्शन, अगर यहाँ पे वाई लिखा तो इधर आप एक्स का फंक्शन लिख देना, और अगर आप यहाँ पे लिखते हो एफ डी और आप अगर यहाँ पे एक्स से मल्टीप्लाई करते हो तो इधर आप वाई का फंक्शन लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके के दो आपके पास फॉर्मेट्स प्रेजेंट हो जाएंगे। अब कुल मिला जुला के मुद्दा ये आ जाता है कि इसको सॉल्व कैसे करना है, उसका भी डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला कि सभी लोग यार लाइक भी करते रहना सेशन को, और जो लोग आते जा रहे हैं वो लोग सेशन को शेयर भी करते रहना अपने रिस्पेक्टिव ग्रुप्स में। खैर यहाँ तक बताओ क्या सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो गए? तो क्या ये दो फॉर्मेट सब अच्छी तरीके से आप समझ पा रहे हो कि ये दोनों फॉर्मेट सब मुझे क्वेश्चन में दिखेंगे कैसे? फाइन, ये दोनों फॉर्मेट समझने के बाद अब देखिए हम लोग आते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया उसी को मैंने यहाँ पे लिख भी रखा है, आप चाहो तो बाद में इसको देख के नोट भी कर लेना। वही सेम चीज़ है कि यहाँ पे उसने डी का फंक्शन बना लिया, बाहर वाई लिख लिया और क्यू एक्स लिख लिया, सेम चीज़ मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखी भी हुई है। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अब ना थोड़ा सा डिस्कशन मैं यहाँ पे डी का भी करना चाहता हूँ, क्योंकि आगे चल के ना डी से रिलेटेड भी कुछ चीज़ें आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी, या डी से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी। देखिएगा जरा ध्यान से, जैसे मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया एक सिंबल डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी से, वैसे अगर किसी क्वेश्चन में आपको 1/d दिखता है ना तो 1/d का मतलब आप क्या समझ लेना, इंटीग्रेशन, और कभी भी d दिखता है उसका मतलब डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो जैसे मान लो यहाँ पे आपको दिख रहा है 1/d ऑफ साइन एक्स,
तो इसका मतलब आप कैसे परसीव करोगे, इसका मतलब ये आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स। तो ऑब्वियसली आप इसको लिख सकते हो कि यार इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स विल बिकम माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते थे माइनस कॉस एक्स। ऑन द सिमिलर बेसिस अगर आप ये देख रहे हो 1/d² cos 2x, इसका मतलब 2 बार आपको cos 2x का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो ये सिंबल यही यूज होगा। ऐसा मत आप सोचना कि इंटीग्रेशन का सिंबल आपको देखने को मिले, आपको यही सिंबल देखने को मिलेगा। तो पहले एक बार इंटीग्रेट करोगे आप इसको तो आपको मिल जाएगा sin 2x/2 और इसका एक बार इंटीग्रेशन और, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा माइनस cos 2x/4। ओके, नोट करते जाएंगे सभी लोग साथ के साथ। तो ये सारे डिस्कशन थोड़े से क्लियर होने चाहिए। या मान लो आपको कुछ ऐसा दिख गया x इंटू 1/d 1/x, तो इसको आप कैसे परसीव करोगे, x को तो बाहर ही रहने देना, अंदर जो आपको दिख रहा है 1/x dx, इसको आप सिंपली लिख सकते थे x ln x, ठीक है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ अंदर वाले 1/x का इंटीग्रेशन कर दिया। तो मैं जल्दी से समराइज कर देता हूँ, अभी तक आप पढ़ क्या रहे थे। अभी तक आपने ये देखे कि मॉड्यूल 1, मॉड्यूल 2, मॉड्यूल 3 के क्वेश्चंस को कैसे लगाया जाता है। आज मैं आपको मॉड्यूल 4 पढ़ा रहा हूँ। मॉड्यूल 4 में आपको हमेशा ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेंगे जिसमें आपको कई बार फंक्शन डिफरेंशिएट होते हुए दिखेंगे, बट उन सारे के सारे फंक्शंस की पावर 1 रहेगी, यानी कि आप यहाँ पे हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री के इक्वेशंस की चर्चा करना चाहते हो, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि हायर ऑर्डर सिंगल डिग्री के जो इक्वेशंस होंगे उनका फॉर्मेट इन जनरल क्या होगा, कुछ आपको डी का फंक्शन मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय वाई इक्वल टू सम क्यू एक्स। अगर क्यू एक्स आपको 0 मिल जाता है तो होमोजेनियस, अदरवाइज नॉन होमोजेनियस। डी का सिंबल हमेशा डिफरेंशिएशन रिप्रेजेंट करता है और 1/d का सिंबल हमेशा इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट कर देता है, ठीक है। चलो अब यहाँ पे बात करते हैं सॉल्यूशंस वगैरह की। आप सॉल्यूशन कैसे कैलकुलेट करते हो। देखो जो भी आपके हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री की इक्वेशन होती है ना, उसको कभी कभी लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है। इसको क्या भी बोलते हैं, लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट इक्वेशन, ठीक है। मतलब इस पर्टिकुलर डिफरेंशियल इक्वेशन के जितने भी कोएफिशिएंट्स होने चाहिए वो सारे के सारे कांस्टेंट होने चाहिए, ठीक है। मतलब जो आप यहाँ पे ये लिख रहे हो ना, a0 a1 an-1 an-2 काइंड ऑफ, ये सारे के सारे कांस्टेंट होने चाहिए, एक्स वाई जेड के फंक्शन नहीं होने चाहिए। इस वजह से कभी कभी इनको लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व कैसे किया जाता है, मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। ये देखो ये इक्वेशन से तो आप लोग कन्विंस्ड हो गए हो कि इस तरह की कुछ इक्वेशन आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहला काम क्या करते हैं ना, सबसे पहला काम करते हैं पहचानने की ये कोशिश करते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस है या नॉन होमोजेनियस है। तो सबसे पहला काम आप क्या करोगे, क्यू एक्स को देखोगे। बाय द वे क्यू एक्स आपका 0 आ जाता है तो आप बोल दोगे कि आपकी जो लीनियर कांस्टेंट कोएफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो होमोजेनियस हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। यानी जैसे ही क्यू एक्स 0 आपको इक्वेशन दिखेगी एफ डी इंटू वाई इक्वल टू 0। अब यहाँ से जो एफ डी इक्वल टू 0 यानी डी में जो पॉलिनोमियल आ रहा था ना, उसका एक बड़ा खास नाम होता है, उसको आप बोलते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जब आप इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो जो आपका आंसर निकल के आता है उसको आप लोग बोलते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो आप लोग नेटवर्क वगैरह में भी ये चीज़ देखेंगे कि नेटवर्क में भी आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि जैसे आप एफ डी इज इक्वल टू 0 पुट करोगे, जो भी आपका सॉल्यूशन आएगा उसी को आप बोल देते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। तो कुछ नाम यहाँ पे आप याद रखेंगे, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो जैसे ही लिखा एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स, आप क्यू एक्स को 0 करोगे तो आपको एफ डी इज इक्वल टू 0 की एक डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। उसको आप सिंपली क्या बोल सकते हो, ऑक्सिलरी इक्वेशन। और जैसे आप ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करते हो जो आंसर आता है उसको आप बोल देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। चलो यहाँ तक मैं थोड़ा सा रुकता हूँ, फिर आगे बढ़ता हूँ, फिर एक और सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। तो देखो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अगर आपने यहाँ पे क्यू एक्स इक्वल टू 0 कर दिया, ठीक है, तो अगर क्यू एक्स 0 नहीं होगा फिर आंसर कैसे कैलकुलेट करेंगे। आइए देखिए, अगर मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन आता है एफ डी वाई इज इक्वल टू सम क्यू एक्स, जहाँ पे आपके ना क्यू एक्स की वैल्यू 0 नहीं है, तो उस केस में देखो आप क्या करते हो, उस केस में आप दो सॉल्यूशंस कैलकुलेट करते हो। पहला कौन सा सॉल्यूशन, पहले केस में आप क्यू एक्स को 0 पुट कर लेते हो फर्स्ट केस में, तो फर्स्ट केस में आप क्यू एक्स को पुट कर देते हैं 0। तो जैसे आप क्यू एक्स को 0 पुट करोगे, ये सिंपली एक ऑक्सिलरी इक्वेशन आपको मिली, इसको सॉल्व करके आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालोगे। सॉल्व कैसे करना है उसके लिए पूरी की पूरी एक टेबल होती है, टेबल को थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो जैसे आपने एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स देखा, सबसे पहला काम क्यू एक्स को तो 0 कर ही दो। तो जैसे आप क्यू एक्स को 0 करोगे आपके पास वापस से प्रीवियस वाली इक्वेशन मिल जाएगी, एफ डी इक्वल टू 0 पुट करिए और यहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को कैलकुलेट कर लीजिए, ठीक है। फिर क्या करते हैं, फिर देखो यहाँ पे जो एफ डी वाई इंटू क्यू एक्स आपको दिख रहा था ना, यहाँ से आप वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स बाई एफ डी कैलकुलेट करते हो, ये है ना। और इसके भी सॉल्व करने के बहुत डिफरेंट मेथड्स होते हैं, उन मेथड्स की खैर चर्चा बाद में करेंगे, अभी बस नाम लिखना सीखते हैं। इसको आप बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। तो सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटा सा पॉइंट बताइए कि अगर आपके पास एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स दे रखा है तो क्या हमेशा हर बार आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो निकालना ही पड़ेगा। अगर क्यू एक्स 0 है तो वही कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपका आंसर हो जाएगा, और अगर क्यू एक्स नॉन 0 है
तो एफ डी वाई इज इक्वल टू जीरो से जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ रहा है वो तो आप निकालोगे ही निकालोगे, बट साथ में एक पर्टिकुलर इंटीग्रल की अलग से कैलकुलेशन आपको करनी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखना कि ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना ही पड़ेगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। हाँ, पर्टिकुलर इंटीग्रल कभी कभी निकालेंगे, कभी कभी नहीं निकालेंगे। अगर क्यू एक्स कंप्लीटली जीरो हो गया तो पर्टिकुलर इंटीग्रल नहीं निकालेंगे, अदरवाइज पर्टिकुलर इंटीग्रल कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। यस, अब ये फाइनल हमारे पास चार्ट आ गया। अब इसमें मैं आपको वही चीज़ वापस से शो कर रहा हूँ जो मैंने अभी तक आपको बताई कि अगर आपको एफ डी वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स दिख रहा है, ओके, तो अगर आपको क्यू एक्स की वैल्यू दिख गई जीरो तो आंसर हमेशा आएगा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के फॉर्म में, और अगर क्यू एक्स की वैल्यू दिख गई नॉन जीरो तो आंसर आपको जो मिलेगा इट विल ऑलवेज बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे क्वेश्चंस में जो आप सॉल्व करोगे डिफरेंशियल इक्वेशन की, तो वहाँ पे ना आपको इनिशियल वैल्यूज पे मेंशन करी होंगी, ठीक है। तो जब भी आप इनिशियल वैल्यू का आंसर लिखना, तो इनिशियल वैल्यू का आंसर जो भी फाइनल आंसर आ जाए, चाहे वो y इज इक्वल टू सी एफ आए इसमें लगाना, या y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आए तो इसमें आप इनिशियल कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैलकुलेट किया और उसी में इनिशियल कंडीशन लगा देते हैं। ऐसा नहीं करना है। जब आपका बिल्कुल फाइनल आंसर आ जाए विच इज दिस आंसर y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, तभी आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल के कॉम्बिनेशन में इनिशियल वैल्यू डालना है। अगर आंसर सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है तो आप इनिशियल वैल्यूज डाल के अपने अननोन या फिर कॉन्स्टेंट्स वगैरह की वैल्यू कैलकुलेट करना, ठीक है। चलो यहाँ तक तो मोटा मोटा आप सभी लोगों को ये पॉइंट अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमको डील क्या करना है। देयर विल बी सम एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स टाइप ऑफ इक्वेशन और एफ डी इंटू एक्स इज इक्वल टू सम क्यू वाई टाइप ऑफ इक्वेशन, है ना। ये दो तरीके की इक्वेशन जनरली हमको देखने को मिलेंगी। अब इन दोनों टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए सारा का सारा दारोमदार क्यू एक्स के ऊपर होता है। अगर आपका क्यू एक्स जीरो हो जाएगा सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और क्यू एक्स नॉन जीरो हो जाएगा तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो रहेगा ही रहेगा बट पी आई भी आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला कैसे जाता है इसकी चर्चा हम लोग करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जब भी आपको कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको हमेशा किसकी जरूरत पड़ती है, ऑक्सिलरी इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होता है, देखिए कैलकुलेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन नीड्स ऑक्सिलरी इक्वेशन एफ डी इक्वल टू जीरो। हमेशा आप कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए एफ डी इक्वल टू जीरो रखेंगे, और फिर वहाँ से जो डी में आपके पास एक पॉलिनोमियल बनेगा ना, उसका क्या कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, रूट्स निकालने की कोशिश करेंगे। तो जब आप यहाँ पे रूट्स कैलकुलेट करोगे ऑक्सिलरी इक्वेशन के, तो रूट्स के बहुत सारे नेचर आ सकते हैं। रूट्स रियल हो सकता है, रूट्स कॉम्प्लेक्स हो सकता है, रूट्स प्योरली इमेजिनरी हो सकता है, रूट्स आपका जो हो सकता है वो रिपीटेड इन नेचर हो सकता है, रूट आपका सिंपल हो सकता है। तो रूट्स के बहुत सारे डिफरेंट नेचर होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द रूट्स आपके डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अगर सबको सारे पॉइंट क्लियर हो रहे हैं तो बता दीजिए सभी लोग कमेंट सेक्शन में। फिर मैं आना चाहता हूँ टेबल पे, और अगर आप जब रिवाइज करना वापस से इस पूरे के पूरे मॉड्यूल 4 को, तो इसके बाद जो मैं टेबल स्टार्ट कर रहा हूँ ना, उसी टेबल ऑनवर्ड्स आप इसको रिवाइज करना स्टार्ट करना, ठीक है। ओके आइए चलिए डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। ज़रा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। देखो सबसे पहले आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी डी के फॉर्म में। फॉर एग्जांपल आपको ना एक ऐसा कुछ दिख जाएगा, डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 इक्वल टू 0। तो आप बोलोगे यार ये तो सिंपल सी पॉलिनॉमियल दिख रही है, डी प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 कर लो और डी की वैल्यू यहाँ से मिल जाएगी -1 या कभी आपको कुछ ऐसा दिख सकता है, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करोगे तो बोलोगे यार यहाँ से तो एक कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशन मिल रहा है j√3/2, या कभी कभी ऐसा मिल सकता है डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से आप बोलोगे डी की वैल्यूज़ -1 और -2 मिल रही है ना। तो कहने का मतलब है ना, अल्टीमेटली आपको जो डी में एक पॉलिनोमियल दिख रहा है उसको सिंपली सॉल्व करना है, सॉल्व करके उसके रूट्स कैलकुलेट कर लेने। अब जब आप उसके रूट्स कैलकुलेट करोगे ना, तो ऑन द बेसिस ऑफ द रूट्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने होते हैं। जैसे मान लो आपके पास डी में कोई इक्वेशन आई, आपने एफ डी इक्वल टू 0 को सॉल्व किया, और एफ डी इक्वल टू 0 को सॉल्व करते ही ना जो आपको रूट्स मिल गए वो आपको मिल रहा है डिस्टिंक्ट एंड रियल। अल्फा और बीटा एक दूसरे से अलग हैं और ये दोनों ही रियल है। तो देखो क्या करना होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए, ये सारा का सारा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग लिख रहे हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए क्या करना होता है, इसी अल्फा को उठाना है, इसी अल्फा को आपको उठाना है और e टू द पावर अल्फा एक्स में कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अल्फा दिखता है तो अपने आप से माइनस यहाँ पे लगा देते हैं, ऐसा मत करना। यहाँ से उठाइए, आप लिखेंगे c1 e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e टू द पावर बीटा एक्स। जो साइन यहाँ पे दिख रहा है वही साइन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल में ट्रांसफर होना चाहिए। तो अगर आपको रूट्स दिखते हैं अल्फा और बीटा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने के लिए c1 e टू द पावर अल्फा एक्स प्लस c2 e टू द पावर बीटा एक्स, काम खत्म। तो आप बोलोगे सर अगर 3 रूट्स आ जाए तो अल्फा बीटा और माइनस गामा, उसके लिए भी अपने पास सॉल्यूशन है।
अल्फा को उठाइए C1 e टू द पावर अल्फा एक्स, बीटा को उठाइए C1 e टू द पावर बीटा एक्स, गामा को उठाइए बट गामा के साथ एक एक्स्ट्रा नेगेटिव साइन भी लिखा हुआ, तो आप लिख देंगे C3 e टू द पावर माइनस गामा एक्स। याद रखें जितने आपके पास डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आते जाएंगे उतने कांस्टेंट आप उसके साथ अटैच करते जाएंगे। जैसे यहाँ पे आपने 3 कांस्टेंट अटैच कर रखे हैं C1 C2 एंड C3। करेक्ट? आ रहा ना सबको समझ में? तो आपके पास एक डी में इक्वेशन आएगी, उसको सॉल्व कर देना। सॉल्व करने के बाद उसके जो रूट्स वगैरह आपको दिखेंगे वो कुछ आपको रियल वगैरह दिख रहे होंगे, ठीक है? तो जैसे रूट्स आपको रियल दिखते हैं आप इमीडिएटली क्या करो, C टू द पावर में ले जाके उनको अटैच कर दो। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये डिस्टिंक्ट और रियल तो ठीक थे, बाय द वे रिपीटेड एंड रियल आ जाते फिर क्या करते? तो उसका भी अपने पास सॉल्यूशन। आइए जरा देखते हैं रिपीटेड एंड रियल को कैसे डील करना है। देखो कभी कभी आपने डी की अगर कैलकुलेशन करी और आपको 2 रूट्स मिल गए अल्फा और अल्फा, तो एक बात अपने आप को हमेशा रिमाइंड करना कि अब e टू द पावर में अल्फा एक्स तो आ ही जाएगा, उसके साथ क्या लिखना है बस इस पर फोकस करना है, क्योंकि अगर दोनों जगह अल्फा लिखा हुआ है तो e टू द पावर में तो रहेगा अल्फा एक्स ही। अब इसके साथ क्या लिखना वो देखिए, अगर देखो 2 बार ये अल्फा आ रहा है तो आप साथ में क्या लिखना, पहले तो एक कांस्टेंट प्लस C2x, तो इसके साथ आप सबसे पहले तो कांस्टेंट लिखेंगे C1 प्लस C2x उसमें डाल देना, और बाकी e टू द पावर अल्फा एक्स तो वैसे ही आपका वेट कर रहा है। सिमिलरली अगर ये 3 बार रिपीट हो जाता है अल्फा अल्फा अल्फा, फिर आप क्या करना, फिर आप इसको e टू द पावर अल्फा एक्स में तो पहुंचा ही देना, बट उसके साथ साथ C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर, इन 3 बात का आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे आपने 3 चीज़ें साइमल्टेनियसली लिखी। करेक्ट? अब एक मैंने आपके लिए एग्जाम्पल ले लिया कि जहाँ पे अल्फा 1 बार आ रहा है, बीटा 2 बार आ रहा है, गामा 3 बार आ रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, C1 e टू द पावर अल्फा एक्स। बीटा 2 बार आ रहा था तो e टू द पावर बीटा एक्स, और उसके साथ आप लगा लोगे C2 प्लस C3x। सिमिलरली गामा 3 बार आपको दिखा तो आप लिखोगे e टू द पावर गामा एक्स, और उसके साथ ये 3 टर्म्स आप एक्स्ट्रा लगा देंगे। पहले तो देखिए क्या ये पॉइंट सभी लोग लिख पा रहे हैं, सभी लोग आसानी से कंफर्टेबल हैं? देखो ज़्यादातर क्वेश्चन जैसा मैंने पहले बोला ना आपसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन और हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री के आपके पास हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री के डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आपको कभी भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ना हो, मैंने पहले वाली क्लासेस में बोला था कि ये 2 टॉपिक्स छोड़ के कभी मत जाना हो सकता है कि आप बाकी सारे टॉपिक्स छोड़ के चले जाओ, ठीक है? चलिए, तो आई थिंक ये पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर होगा। ओके, तो चलो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल भी आप लोगों को करवा देता हूँ, वो एग्जाम्पल भी आप लोग देख लो। सपोज डी की वैल्यूज कुछ ऐसी आती हैं, 2 2 -3 -3 -3, ठीक है, एंड 4 5, ऐसा कुछ आ रहा है। तो देखिए आप कैसे लिखोगे अपने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को। देखो ये दोनों दिख रहे थे ना, तो मैंने लिखा C1 प्लस C2x e टू द पावर 2x प्लस, यहाँ पे देखो -3 -3 -3 3 बार थे, तो अब C1 C2 यूज़ हो चुका है ना, तो यहाँ C3 से स्टार्ट करना, C3 प्लस C4x प्लस C5x स्क्वायर e टू द पावर -3x, ठीक है? जो यहाँ पे प्रेजेंट होगा वही लिखना है। उसके बाद C6 e टू द पावर 4x प्लस C7 e टू द पावर 5x। ओके, चलो नोट कर लीजिए एक बार सभी लोग, और देखिए कि आपने भी ये लिखा कि आपका आंसर कुछ डिफरेंट आ रहा है, तो जल्दी से मुझे बताएंगे सभी लोग कि आपके रियल वाले सारे के सारे पॉइंट क्लियर हो गए, कि अगर आपके जो रूट्स हैं वो रियल हैं, चाहे वो डिस्टिंक्ट हो चाहे रिपीटेड हो, कंफर्टेबली आप उनको डील कर पा रहे हैं। करेक्ट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में अगला डाउट आना चाहिए कि सर अगर रूट्स मान लो कॉम्प्लेक्स हो गए फिर क्या करा जाएगा? तो कॉम्प्लेक्स के लिए ना मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। देखो कॉम्प्लेक्स में आपको दिख रहा है अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, तो जो इसका रियल पार्ट रहेगा ना, आप हमेशा मेक श्योर करना कि इसका रियल पार्ट हमेशा कहाँ जाए, एक्सपोनेंशियल के साथ। तो रियल पार्ट को उठा के हमेशा आप एक्सपोनेंशियल के साथ अटैच कर देना। अब रही बात कॉम्प्लेक्स वाले की या प्योरली इमेजिनरी वाले पार्ट की बात, बीटा, तो बीटा को आप एक बार कॉस और एक बार साइन के साथ अटैच करेंगे बाय अटैचिंग सम कांस्टेंट, तो आप लिखेंगे C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। समझ आ गई बात सभी को? कहने का मतलब कि अगर आपको दिख जाता है 2 प्लस माइनस 3j, ऐसा कुछ आपको बाय द वे दिखता है, ठीक है? तो यहाँ से अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की ज़रूरत पड़ती है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, और वो आपको दिख जाएगा। बाहर 2 दिख रहा है e टू द पावर 2x, आप अंदर लिखोगे C1 साइन बीटा एक्स, बीटा की जगह पे यहाँ पे 3 है, प्लस C2 कॉस बीटा एक्स, ठीक है? तो ऐसे करके आप अपने एक्सप्रेशन को लिख सकते हो। तो ये आपके लिए किसका काम कर रहा होता? अल्फा का, और ये किसका काम कर रहा होता? बीटा। ठीक है, क्लियर है बात? यस, है ना?
तो ये वाला पॉइंट भी आप सबको अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आपने कभी नेटवर्क वगैरह पढ़ा होगा ना, तो यहाँ पे भी आप इन सारे एक्सप्रेशंस का यूज़ करते हो। चलिए, अब डिस्टिंक्ट एंड रियल में ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा 1 प्लस जे बीटा 1 आ जाए एंड अल्फा 2 प्लस जे बीटा 2 आ जाए। यहाँ पे एंड करो, ठीक है। ये दो अलग अलग एक्सप्रेशन हैं। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा है अल्फा 1 प्लस माइनस जे बीटा 1 एंड अल्फा 2 प्लस माइनस जे बीटा 2। तो यहाँ पे दो अलग अलग एक्सप्रेशन लिख दो। एक अल्फा 1 को ई टू द पावर में लेके जाइए, तो ई टू द पावर अल्फा 1x मल्टीप्लाइड बाई C1 कॉस बीटा 1x प्लस C2 साइन बीटा 1x हो गया। चलो अब इसको उठाओ, यहाँ पे अल्फा 2 दिख रहा है, ई टू द पावर अल्फा 2x। अब अंदर कॉन्स्टेंट्स की वैल्यूज को चेंज कर लेना। C1 C2 आप यूज़ कर चुके हो, तो यहाँ C3 से स्टार्ट कर लेना। C3 कॉस बीटा 2x प्लस C4 साइन बीटा 2x। बीच में ये प्लस का साइन आपको दिख ही रहा हो, समझ आया। तो ये हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब ऐसे एक और आप चाहो तो लिख सकते हो अल्फा 1 प्लस जे बीटा 1, अल्फा 2 प्लस जे बीटा 2, अल्फा 3 प्लस जे बीटा 3। इसको आप बढ़ाते जा सकते हो। तो जब भी आपको डिस्टिंक्ट और कॉम्प्लेक्स दिखेंगे तो वो फॉर्मेट आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो देखो पहले तीन में ना आप ज़्यादातर टाइम पे कंफर्टेबल रहोगे। प्रॉब्लम आएगी जब ये चौथा वाला आएगा, जहाँ पे रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स आपको डील करना होगा, ठीक है। तो रिपीटेड एंड कॉम्प्लेक्स के केस में आपको क्या करना होगा, वही पुरानी चीज़ याद करनी होगी जो अभी आपने पढ़ी हुई थी। देखो यहाँ पे अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, ये दो चीज़ दिख गई। तो यहाँ से दो चीज़ तो आपको पक्की हो गई कि एक्सपोनेंशियल में आएगा ई टू द पावर अल्फा एक्स, और साथ के साथ अंदर आएगा सम कॉस बीटा एक्स और साइन बीटा एक्स। ये दो चीज़ें आएंगी अंदर, है ना। बट अगर आपने यहाँ पे रिपीट कर दिया तो आपको ना अपने कांस्टेंट को हमेशा एक्सटेंड करना होता है। आपने पिछली बार भी देखा होगा कि जब यहाँ पे आप अपने रूट्स को रिपीट कर रहे थे रियल के केस में, ये देखिए, तो कांस्टेंट फिर C1 नहीं रह गया था, बल्कि कांस्टेंट खुद आपके एक्स के फंक्शंस आने लगे थे। या आप ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे C1 प्लस C2 के साथ आपने एक एक्स मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे C1 और C2 के साथ C3 के साथ भी एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई किया। तो जब भी कहीं पे कोई भी रूट्स रिपीट होने लगते हैं ना, तो कांस्टेंट अपने आप को एक्सटेंड कर देता है इन द फंक्शन ऑफ एक्स, इन द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, काइंड ऑफ ऐसा कुछ। जरा देखिए यहाँ पे भी देखो, तो यहाँ पे सपोज आपको ऐसा कुछ दिखता है, d इज इक्वल टू अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, अल्फा प्लस माइनस जे बीटा, ठीक है। एक बार और लेना हो ले लो, ये लो, ऐसा कुछ ले लिया। तो अब देखो यहाँ पे ये चीज़ तो आपको मेक श्योर करनी ही करनी है कि ई टू द पावर अल्फा एक्स तो एक ही बार आएगा। अब 4 बार रिपीट हो रहा है तो अब वो कांस्टेंट अपने आप को एडजस्ट करता है। एक बार होता है तो सिर्फ C1, फिर इसको बढ़ा दो C2x स्क्वायर प्लस C4x क्यूब। अब इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में क्या आएगा, कॉस बीटा एक्स, प्लस क्या करेंगे आप C5 प्लस C6x प्लस C7 स्क्वायर प्लस C8x क्यूब साइन बीटा एक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसा आपको एक्सप्रेशन देखने को मिल जाएगा। तो जैसे जैसे आपके कॉम्प्लेक्स फंक्शंस भी रिपीट होते जाते हैं ना, तो ई टू द पावर अल्फा एक्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। जो आप C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स लिख रहे थे ना, C1 और C2 को आप थोड़ा सा एक्सटेंड करिए या फिर उसको थोड़ा सा एक्सपैंड करिए। नोट करिए सभी लोग और बताइए आर यू कंफर्टेबल इन दीज टू एक्सप्रेशंस और नॉट, है ना। तो एक तरीके से मान के चलो ये 2 और 3 वाले तो आपको दिख ही रहते हैं, मैंने आपको 4 वाला भी एक दिखा दिया, 5 6 कैसे भी आ जाएंगे, आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। कर पा रहे हैं सभी लोग, आसानी से समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, यस। तो अब देखो अभी तक क्या क्या हो गए, डिस्टिंक्ट एंड रियल। डिस्टिंक्ट एंड रियल में सीधे एक्सपोनेंशियल में जाके लगा दो, कांस्टेंट अटैच कर दो। अगर रियल के साथ साथ रिपीट होने लगे तो हर एक कांस्टेंट जो आपको C1 C2 दिख रहा था उसको C1 प्लस C2x, C3 प्लस C4x काइंड ऑफ ऐसा बढ़ा लो। फिर अगर आपको कॉम्प्लेक्स दिख जाते हैं विच इज़ नॉन डिस्टिंक्ट, विच इज़ नॉट रिपीटेड और डिस्टिंक्ट, तो कांस्टेंट के केस में आप जो रियल पार्ट रहता है उसको एक्सपोनेंशियल के साथ और जो इमेजिनरी पार्ट रहता है उसको साइन कॉस के साथ बीटा में अटैच कर लो। बट अगर आप कॉम्प्लेक्स भी रिपीट होने लगे तो जो आप C1 C2 लिख रहे थे उसको एक्सटेंड कर लो C1 प्लस C2x इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में, ठीक है। चलो अब बात करते हैं प्योरली इमेजिनरी, ठीक है। तो देखो प्योरली इमेजिनरी जो होता है ना, इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। देखिए अगर प्योरली इमेजिनरी की बात हो रही है तो यहाँ पे रियल पार्ट तो 0 है ना, तो आप इसको लिख दोगे ई टू द पावर 0x, बाकी सारा सब कुछ सेम। इमेजिनरी उठाओ C1 कॉस बीटा एक्स, C2 साइन बीटा एक्स, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे आपको दिख रहा होगा प्लस माइनस जे बीटा प्लस माइनस जे अल्फा और प्लस माइनस जे गामा रिपीटेड है, ओके। तो प्लस माइनस जे बीटा का क्या आ जाएगा, C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स प्लस C3 कॉस अल्फा एक्स प्लस C4 कॉस अल्फा एक्स। ये तो बिल्कुल सेम है, बट गामा 2 बार रिपीट हो रहा है तो आपको ये पता है कि कॉस गामा एक्स प्लस साइन गामा एक्स तो लिखना, बट उसके कांस्टेंट को क्या करो, एक्सटेंड कर दो। C1 C2 C3 C4 आप सीख चुके हो, C5 प्लस C6x लिख लो, C7 प्लस C8x लिख लो, है ना। तो ये भी आप लोग अच्छे से समझ पा रहे होंगे, इसमें भी आई डोंट थिंक किसी को कोई इशू होना चाहिए, ओके। चलो भाई सोचो समझो और बताओ, इज इट मेकिंग सेंस फॉर एवरीवन? यस।
चलो आगे बढ़ते हैं और आगे डिस्कस करते हैं अब सर्ड्स का। सर्ड्स का मतलब क्या होता है, जैसे अभी आपको कॉम्प्लेक्स रूट्स दिख रहे थे ना, उसी टाइप के रूट्स आप यहाँ पे देखने की कोशिश करो। जैसे कॉम्प्लेक्स रूट्स आपके क्या होते हैं, a प्लस माइनस जे बी, है ना। बट यहाँ पे ना ये प्लस माइनस के बाद जे हटा दिया हमने, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि ये है तो रियल बट एक बड़ा स्पेशल फॉर्मेट ले रहा है a प्लस माइनस रूट बी का, है ना। चेक करिए सभी लोग, तो आप देख रहे होंगे कि ये है तो बड़ा स्पेशल a प्लस माइनस रूट बी काइंड ऑफ, बट यहाँ पे ना ये जो फॉर्मेट ले रहा है ये ले रहा है a प्लस माइनस रूट बी जैसा कुछ फॉर्मेट आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो देखो इस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लो -3 प्लस माइनस रूट 5 या 3 प्लस माइनस रूट 6 काइंड ऑफ ऐसा कुछ एक्सप्रेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे पहली चीज़ ये है तो रियल ही ना, और रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी है। तो अगर ये रियल के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी है ना, तो एक काम तो आप इमीडिएटली कर सकते हो कि इस a प्लस रूट बी एक्स को यहाँ से उठाइए और x के साथ लगा दीजिए, a माइनस रूट बी एक्स को यहाँ से उठाइए और c2 के साथ लगा दीजिए। तो पहला वाला एक्सप्रेशन तो बिल्कुल करेक्ट है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। बट कभी कभी आप इसको ना हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में भी लिख सकते हो। हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखना होता है वो मैं आपको समझाता हूँ, बट पहले आप लोग यहाँ तक सारी चीज़ें नोट कर लो, ठीक है। तो हाइपरबोलिक फंक्शन के फॉर्म में कैसे लिखना वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, बट पहले यहाँ तक सभी लोग नोट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। ठीक चल रहा है यहाँ तक, ठीक है। चलो तो देखो अभी तक पूरे के पूरे मैथमेटिक्स में आपने कैलकुलस पढ़ लिया, कैलकुलस के बाद फिर आपने वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स फंक्शन, उसके बाद फिर मैंने आपको लीनियर अलजेब्रा पढ़ाया, प्रोबेबिलिटी पढ़ाया, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाया। तो वो मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट बहुत ही एक्सेप्शनल तरीके से बनाई गई। अगर आप फर्स्ट लेक्चर से लास्ट लेक्चर तक जाओगे ना, तो मैथमेटिक्स में आपके 13 में से 12 नंबर तो बहुत आसानी से गारंटीड हो जाएंगे, 13 भी हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और एक्स्ट्रा एफर्ट अपने एंड से डालते हो तो, ठीक है। चलो देखो अब यहाँ पे देखो दूसरा वाला एक्सप्रेशन कैसे लिखना है, उसके लिए ना आप वापस से याद करिए जो अभी अभी आपने कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था। कॉम्प्लेक्स में देखो आपने क्या पढ़ा था कि जो a वाला होता था उसको लिख देते थे e टू द पावर अल्फा एक्स, और उसके साथ जो ये वाला टर्म अटैच होता था ये उसको आप साइन और कॉस के साथ लगा देते थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपको क्या करना है, ये रूट बी वाला टर्म उठाओ, साइन के साथ एक्स मत लिखो, हाइपरबोलिक एक्स लिख दो, कॉस के साथ एक्स मत लिखो, हाइपरबोलिक एक्स लिख दो। तो दिखने में ये बिल्कुल आपको उसी जैसा लिख रहा होगा, बट उसी को आप सिंपली हाइपरबोलिक में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है। तो जल्दी से रिवाइज कर लें कौन कौन से फॉर्मेट्स पढ़ ली। डिस्टिंक्ट एंड रियल कितने लोगों को कंफर्टेबल है, फटाफट बताते जाएंगे। यस, कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, डिस्टिंक्ट एंड रियल। सेकंड आप लोग मुझे बताएंगे कि अगर वो रिपीट होने लगे रियल के साथ साथ तब क्या करोगे। तो दिमाग में विजुअलाइज करते रहना कि अच्छा अगर अल्फा और अल्फा आ गया तो ई टू द पावर अल्फा एक्स आ जाएगा, बट उसके साथ C1 प्लस C2 एक्स आ जाएगा। चलो ये भी क्लियर हो गया। कॉम्प्लेक्स आ गया तो कॉम्प्लेक्स में आपके दिमाग में आना चाहिए अच्छा रियल को डाल देंगे ई टू द पावर AX के साथ, और जो अंदर वाला रहेगा उसको लिखेंगे C1 कॉस बीटा BX प्लस C2 साइन BX, ठीक है। चलो ये पॉइंट भी क्लियर हुआ। मान लो आपके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो रिपीट होने लगे, a प्लस जे बी तो ई टू द पावर अल्फा एक्स तो आएगा, कॉस BX साइन BX भी आएगा, बट उसके कॉन्स्टेंट्स इस बार मॉडिफाई हो जाएंगे, C1 प्लस C2 एक्स, C3 प्लस C4 एक्स। ये भी क्लियर हो गया। उसके बाद अगर प्योरली इमेजिनरी आ रहे हैं उसका डिस्कशन ही नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स क्लियर है तो प्योरली इमेजिनरी भी क्लियर हो जाना चाहिए। फिर लास्ट में आपके सर्ड्स आ जाए या फिर कुछ ऐसा एक्सप्रेशन आ जाए विच इज़ काइंड ऑफ a प्लस माइनस रूट बी, तो पहला एक्सप्रेशन लिखोगे दैट इज ऑल्सो वेल एंड गुड, ये वाला लिखोगे ये भी चल जाएगा, ठीक है। आइए ज़रा एक क्वेश्चन करते हैं। चलो ये क्वेश्चन करते हैं। तो अब देखो जब कभी भी रिवाइज करना, जैसे मैंने पहले बोला था कि अगर आपको ये वाला पूरा का पूरा क्लास रिवाइज करना है हायर ऑर्डर और सिंगल डिग्री के इक्वेशंस का, तो आप सीधे टेबल याद करना, टेबल याद करने के बाद डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाना, क्वेश्चंस आप लगाना यहाँ से सीख जाएंगे। चलिए सबसे पहले मेरा आप लोगों से पूछना, आपको ये देख के बताना इस इक्वेशन को कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस है या फिर नॉन होमोजीनियस है। कैसे पता चलता है कि डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, तो आप बोलेंगे सर राइट साइड में 0 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये डिफरेंशियल इक्वेशन होगा होमोजीनियस। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपने बोल दिया होमोजीनियस। जैसे ही आपको पता चला कि ये होमोजीनियस है, आप इमीडिएटली अपने सॉल्यूशन का फॉर्मेट लिखिए कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल दोगे तो काम चल जाएगा, है ना। हर क्वेश्चन में पहले अप्रोच ऐसे ही करनी, पहचानना है। अगर मान लो इधर लिखा होता राइट साइड में सम ई टू द पावर एक्स, फिर उस केस में ये कैसा हो जाता, नॉन होमोजीनियस हो जाता, और जो आप सॉल्यूशन लिखते हैं उसमें CF के साथ साथ PI का भी एडिशन आपको देखने को मिलता। ओके, सो आई थिंक यस दिस इज मेकिंग सेंस एज ऑफ नाउ। चलिए, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए क्या करना होता है, इसको समझना होता है। अब देखो इसी एक्सप्रेशन को आप कैसे लिख सकते हो, d² प्लस 12dy प्लस 36y इक्वल टू 0, है ना। यानी कि आपको यहाँ पे ना d में एक सिंपल सी इक्वेशन दिख जाएगी प्लस 36y इक्वल टू 0।
और आप यहाँ से ना ये जो एफ ऑफ डी आपको दिख रहा था, एफ डी, इसको बाहर निकाल लीजिए और इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो ये मिला डी स्क्वायर प्लस 12d प्लस 36 इक्वल टू 0। यहाँ तक पहले मेरे साथ साथ सभी लोग नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आज अभी 11 बजे हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ऐसी एक स्टोरी के बारे में, एक ऐसे इंसान के बारे में, इसकी कहानी आपको पूरा झकझोर के रख देगी और आपको लगेगा कि यार हम लोग इतने प्रिविलेज्ड हैं, सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल है, इंटरनेट कनेक्शन है, कोचिंग के पैसे हैं, सारी चीज़ें, उसके बाद भी हम लोग अपने सक्सेस के पाथ पे नहीं चलते। बट दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, उसके बाद भी वो ग्लोबल लेवल पे अपना नाम करके आते हैं। तो 11 बजे ज़रूर प्रेजेंट रहना उस सेशन के बारे में, वहाँ से शायद आपको थोड़ा सा रियल टाइम मोटिवेशन मिले और शायद आप लोग थोड़ा सा फिर अपने गोल की तरफ थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करो। ठीक है, चलो देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से ना एक डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाली मिल गई, 12d प्लस 36 इक्वल टू 0। अगर आप नोटिस करते तो ये लिखा हुआ था d प्लस 6 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से d की वैल्यू आपको मिल गई -6। जैसे ये देखा आपको खुश होना चाहिए कि यार इसका मतलब यहाँ से जो रूट्स आ रहे हैं ना, इट इज़ रियल एंड रिपीटेड। तो आपका जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा YCF, दिस बिकम्स C1 प्लस C2x e टू द पावर -6x, है ना। -6 दिखा, उठा के यहाँ पे डाल दिया। क्वेश्चन अभी यही खत्म नहीं हुआ है ना। अभी तो सिर्फ आपने YCF निकाला है। क्या यहाँ पे YPI की कैलकुलेशन होगी? नहीं, क्योंकि आपने पहले बोल दिया था होमोजीनियस है, तो इसको आप इमीडिएटली 0 लिख लीजिए। फिर इसके बाद ना आप फाइनल आंसर लिखो। तो फाइनल आंसर आपको दिखना चाहिए YCF प्लस YPI, है ना। तो आप बोलोगे कि सर ये तो हमने शुरू में ही डिसाइड कर लिया था। ठीक है, डिसाइड कर लिया था, बट हमें आदत शुरू से ही सही डालनी है ताकि कभी कहीं पे जल्दीबाजी में हम गड़बड़ ना करें। ठीक है, चलिए पूरा हमने लिख लिया। बट क्वेश्चन में दो चीज़ें उसने और मेंशन कर रखी थी। क्वेश्चन में बोला हुआ था कि x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू आपको कितनी मिलनी चाहिए? 3 मिलनी चाहिए। आइए देखते हैं, अगर हम यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू 3 डाल देते हैं तो हमें एक्सप्रेशन क्या मिलेगा? देखो x इक्वल टू 0 पे और यहाँ पे x की जगह पे 0 डाल दो, तो C2 0 एंड e टू द पावर -0। तो यहाँ से C1 की वैल्यू आपको 3 मिल जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन में एक डेटा और दिया होना चाहिए, मैं चेक करता हूँ। यहाँ पे dy/dx का भी एक डेटा होना चाहिए क्योंकि C2 भी कैलकुलेट करना है ना। सो आई थिंक इसमें एक डेटा और दिया होना चाहिए, लेट मी चेक। यहाँ पे एक डेटा और दे रखा है, dy/dx एट x इक्वल टू 0 इज -36। ठीक है, ये मिसप्रिंट हो गया, dy/dx एट x इक्वल टू 0 इज -36। ठीक है, ये भी क्वेश्चन का पार्ट है, ये क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो देखो आपने C1 तो कैलकुलेट कर ही लिया, कहाँ चला गया? हाँ, C1 तो कैलकुलेट कर ही लिया। अब आपके पास ये जो एक्सप्रेशन बन रहा है, दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट टू बी 3 प्लस C2x e टू द पावर -6x। क्वेश्चन में अगर आप देखते तो उसने बोल रखा था कि अगर आप dy/dx निकालते हो और उसके बाद x इक्वल टू 0 डालते हो ना, तो आंसर -36 मिलेगा। ज़रा देखिए वहाँ से आपको क्या मिलेगा। आप यहाँ से dy/dx कैलकुलेट करिए। dy/dx यहाँ से आपको मिलने वाला है, ये तो 0 हो जाएगा, C2 को तो चलो मैं बाहर ही कर देता हूँ। तो ये आपको मिलेगा -6x e टू द पावर -6x प्लस e टू द पावर -6x। ठीक है, तो एक बार आप चेक कर लो। सिंपली मैंने ना C2 को कॉमन लेके बाई पार्ट्स लगा दिया, इसमें मैंने एक्स्ट्रा कुछ किया नहीं अपने एंड से। तो x को तो मैंने ऐसे ही रखा, e टू द पावर -6x से आपको -6 e टू द पावर -6x मिल जाएगा, प्लस e टू द पावर -6x का करके जब x को करोगे तो आंसर आपको 1 मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालो और इसकी वैल्यू 0 डालने के बाद आप पुट कर दीजिए -36। तो यहाँ पे 0 डालते हैं, तो ये तो आपका 0 ही हो गया, ये बचेगा 1 -36। ओके, तो C2 की वैल्यू आपको मिल रही है -36। तो फाइनल आंसर देखिए आपको क्या मिलना चाहिए। फाइनल आंसर आपको मिलना चाहिए C1 की वैल्यू है 3 -36x e टू द पावर -6x। ओके, या 3 वगैरह अगर आप चाहो तो कॉमन ले लो, तो ये आपको मिल जाएगा 1 -12x e टू द पावर -6x। ठीक है, नोट कर लो यार सभी लोग साथ के साथ, फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, सो दिस शुड बी योर फाइनल आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ठीक है, शुरू से किसी को देखना हो सॉल्यूशन देख लो, क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा है नहीं, आपको बस वो टेबल अगर याद है तो ऐसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो इसीलिए देखो मैं आपको बार बार बोलता भी हूँ ना कि एग्जामिनर जब क्वेश्चन सेट करता है तो उसके दिमाग में भी ये चैलेंज रहता है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन का आपको कैसा क्वेश्चन दे ताकि आप एग्जाम में पहचान लें।
तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग पहचान लेते हो ज़्यादातर। अगर फर्स्ट मॉड्यूल से आता भी है तो वेरिएबल सेपरेबल के क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर उसके बाद जो थर्ड मॉड्यूल में पढ़ा वहाँ से आप देखोगे ना डिफरेंशियल इक्वेशन का या तो एग्जैक्ट फॉर्मेट आएगा, साफ साफ आपको दिख रहा होगा mdx प्लस ndy, अदरवाइज उसके अलावा कोई फॉर्मेट आएगा तो सिर्फ इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने को पूछेगा। रही बात इस वाले फॉर्मेट की, तो ऐसी इक्वेशंस आपके लिए देखो कितनी विजिबल है, कितने आसानी से आपको दिख रही है कि यहाँ पे आपको पता है कि बस होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पहचानना है, CF और PI का कॉन्सेप्ट लगाना है। CF का कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो गया, PI का कंसेप्ट आपको कल की क्लास में अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताइए चल सकते हैं आगे। तो चेक कर लो कैलकुलेशंस वगैरह, फिर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, ये डिफरेंशिएशन में थोड़ा सा कुछ गड़बड़ हो गया है, ये डिफरेंशिएशन थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा है ना। मैंने 3 को अलग से कर दिया जबकि e⁻⁻6 भी मल्टीप्लाइड है, तो इसको अटैच कर लेते हैं। तो 0 नहीं आएगा पहले वाले का आपको मिल जाएगा -18 e⁻66। ठीक है, ये एक छोटा सा चेंज कर लो। असल में मैंने इस 3 का ना डिफरेंशिएशन करके 0 कर दिया था, बट इस 3 के साथ e⁻⁻6x भी तो मल्टीप्लिकेशन में, तो इसका जो आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको -18 मिलना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा टर्म -18 भी दिखना चाहिए, तो C2 आपको यहाँ से -18 मिलना चाहिए। ओके, ये करेक्ट कर लो एक बार, और यहाँ पे -36 की जगह -18, और 3 अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर 6। चलो ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और ये क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। फिर से देखो, क्वेश्चन को सिर्फ देखना है, पहचानना है होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस, और उसके बाद रिक्वायर्ड सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करना है। देखिए ये क्वेश्चन आपने देखा, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक पॉलिनॉमियल इन डी में बन जाएगा, बट राइट साइड में आपको 0 का एक्सप्रेशन दिख रहा है। ठीक है, यानी कि सबसे पहले आपने पहचाना कि ये इक्वेशन जो है वो कौन से टाइप की है, इट इज़ होमोजीनियस। जैसे होमोजीनियस आपको पता चला, आपने इसको लिखा d² + k² y = 0। आपके लिए ये वाला जो फंक्शन होगा दिस विल एक्ट एज फंक्शन ऑफ d। ये सो देखिए ज़रा, तो ये आपको दिख रहा है ना d² y + k² y। अब वही मैंने एक डायरेक्ट स्टेप में लिख दिया, तो जब आप यहाँ से fd = 0 करोगे, d² + k² = 0, तो आपको मिल जाएगा d = ±j × k। ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको रूट्स कैसे मिल रहे हैं, प्योरली इमेजिनरी मिल रहा है, प्योरली इमेजिनरी रूट्स। तो यहाँ से जो y का आपका एक्सप्रेशन आएगा yCF + yPi, ठीक है, होमोजीनियस की वजह से जो आपका PI वाला एक्सप्रेशन होगा वो तो आप ऐसे ही 0 कर देंगे, तो यहाँ से आपको मिलेगा y = yCF, और जो CF का एक्सप्रेशन आएगा वो यहाँ से, अब देखो आप लोग डायरेक्टली जज कर पा रहे हो, e⁻0x, क्योंकि आप इसको लिख सकते थे 0 ± j के, तो ये मिलेगा e⁻0x। अदरवाइज अंदर आपको मिल जाएगा C1 sin kx + C2 cos kx। लिख पा रहे हैं ना सभी लोग ऐसा? तो ऐसे ही आप लिखते थे a ± jb में e⁻ax × C1 cos bx + C2 sin bx। ऐसे ही यहाँ पे मैंने लिख दिया e⁻0x C1 sin kx C2 cos kx, क्योंकि इमेजिनरी पार्ट में k वाला टर्म प्रेजेंट था। तो यहाँ तक नोट करिए, फिर देखते हैं जो बाउंड्री कंडीशंस दे रखी हैं इनके बेसिस पे कौन कौन सी कैलकुलेशन हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, फिर इस डिफरेंशियल इक्वेशन का यूज़ कौन से चैप्टर में होता है या कौन से सब्जेक्ट में होता है वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। ओके, करिए सभी लोग नोट पहले तो। चलो आई होप सभी ने नोट कर लिया। तो यहाँ से आपको y का जो एक्सप्रेशन मिल रहा है वो मिल रहा है C1 sin, C1 के साथ साइन लिखा हुआ, चलो ठीक है, C2 cos kx। अब देखो बाउंड्री कंडीशन में बोल क्या रहा है, बोल रहा है x = क्या रखने पे, 0 रखने पे y 0 आ रहा है, रख दो x = 0, तो ये आपको मिलेगा C1। देखो यार सिंपल सी बात है, जब x = 0 रखोगे तो C1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा और C2 के साथ 1 मल्टीप्लाई होगा, और ये y भी किसके बराबर है, 0 के बराबर। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन से अगर आप नोटिस करते तो C2 आपको डायरेक्टली कितना मिल रहा है, 0 मिल रहा है सभी को, C2 0, यस है ना। तो C2 की वैल्यू 0 मिल गई। अब आपका जो इक्वेशन है वो बचा C1 y = C1 sin kx।
अगली बाउंड्री कंडीशन देखो क्या दे रखा है, बोल रखा है एक्स इक्वल टू ए डालोगे ना तो वाई मिल जाएगा आपको 0, रख दो एक्स इक्वल टू ए और यहाँ से पहुँचा दो वाई इक्वल टू 0। जब आप यहाँ पे एक्स इक्वल टू ए रखोगे तो आपको मिलेगा C1 साइन के ए। तो यहाँ से देखो है ना, C1 की जगह तो यहाँ से आपको साइन के इंटू ए मिल जाएगा सम एम पाई साइन एम पाई, ये आपको मिल जाएगा साइन एम पाई। ओके, तो के की वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हो एम पाई बाई ए। ठीक है, C1 की वैल्यू तब भी यहाँ से कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हम लोग, है ना, तो C1 तो आपका अननोन ही रह जाएगा। हाँ, के पे आपने ज़रूर एक कंडीशन लगा दी। तो अगर आप कभी EMFT में वेवगाइड पढ़ोगे ना तो वहाँ पे ऐसी डेरिवेशन आपको देखने को मिलेंगी, ऐसी कुछ बाउंड्री कंडीशंस रहती हैं, एक्स इक्वल टू 0 पे वाई इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू ए पे वाई इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से जो फाइनल एक्सप्रेशन आपका आएगा वो फाइनल एक्सप्रेशन आपको मिलेगा y इज इक्वल टू C1 साइन एम पाई बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे जो k वाला कांस्टेंट था उसकी वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर ली, बट जो आपका C1 वाला कांस्टेंट था उसको हम अभी भी कैलकुलेट नहीं कर पा रहे। नोट करेंगे सभी लोग इस क्वेश्चन को, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो मैंने सेकंड डिग्री वाले क्वेश्चंस आज की क्लास में इंक्लूड कर रखे हैं। थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं उससे पहले मैं आपको रूट्स कैलकुलेट करने की एक ट्रिक समझाऊंगा, फिर उसके बाद हम लोग फोर्थ डिग्री थर्ड डिग्री के क्वेश्चंस को भी कर पाएंगे। ठीक है, तो वो कल की क्लास में उसको देखेंगे, बट पहले इसको कंप्लीट करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो यार, यहाँ पे भी ना कुछ बाउंड्री कंडीशन दे रखी है। यहाँ पे सबसे पहले तो अब ये सब चीज़ें ना आपके दिमाग में चलनी चाहिए। होमोजीनियस आपने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया, जैसे आपने डिक्लेयर किया कि ये होमोजीनियस है, आपको ये दिख गया y इज इक्वल टू वाई सी एफ प्लस वाई पी आई में, ये तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिख रही है डी स्क्वायर माइनस 1/L² n ऑफ x इक्वल टू 0। नोट कर लीजिए पहले यहाँ पे। तो मैंने देखो सिंपली क्या किया, nx को बाहर ले लिया तो अंदर दिखा डी स्क्वायर माइनस n/L², यही तो दिख रहा है आपको, मतलब 1/L²। nx को मैंने बाहर ले लिया, तो यहाँ से सॉल्व करो आपने f ऑफ डी को, देखिए ये आपके लिए f ऑफ डी का काम करेगा। तो आपको मिलेगा डी स्क्वायर माइनस 1/L² इक्वल टू 0। तो यहाँ से d के रूट्स बता सकते हो क्या मिल जाएंगे आपको, दिस विल बिकम प्लस माइनस 1/L विच मीन्स रियल एंड डिस्टिंक्ट। तो एक प्लस 1/L है, दूसरा माइनस 1/L। अब देखो जो भी यहाँ पे लिखा रहता है, यहाँ पे y लिखा होता तो y बराबर लिखते हो, यहाँ पे nx लिखा हुआ तो मैंने nx बराबर लिख दिया C1 e टू द पावर 1/L इंटू एक्स, C2 e टू द पावर माइनस 1/L इंटू एक्स, ऐसे ही तो लिखोगे। तो यहाँ पे जो आपको कांस्टेंट दिख रहा था, पहले आपके लिए अल्फा बीटा होता था, तो आप यहाँ से जो भी साइन दिखता था वही साइन उठाते थे, अल्फा एक्स बीटा एक्स। तो यहाँ पे दिखा 1/L, वहाँ पे मैंने लिख दिया x, दूसरा दिखा माइनस 1/L, उसको x के साथ अटैच कर दिया। तो ये फाइनल एक्सप्रेशन जो मुझे यहाँ से मिल रहा है, दिस एक्सप्रेशन इज कमिंग आउट टू बी व्हाट, इट इज कमिंग आउट टू बी C1 e टू द पावर x/L, C2 e टू द पावर माइनस x/L। ठीक है, अब देखते हैं कॉन्स्टेंट क्या क्या दे रखे हैं। एक तो बोल रहा है n इक्वल टू x इक्वल टू 0 डालने पे nx की वैल्यू k है, तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 डालते हैं, nx की वैल्यू है k, ये आपको मिल जाएगा C1 प्लस C2, k दे रखा है यस, तो C1 प्लस C2, दिस इज इक्वेशन 1। दूसरा बोल रखा है कि अगर मैं x को इनफाइनाइट डाल दूँ तो जो मुझे एक्सप्रेशन मिल रहा है ये मिलना चाहिए 0। x इक्वल टू इनफाइनाइट डालने पे nx की वैल्यू 0, तो ये मिलेगा C1 e टू द पावर इनफाइनाइट प्लस C2 e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट। ओके, तो C1 e टू द पावर इनफाइनाइट, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट टेंडिंग टू 0 हो जाता है, सो दिस एक्सप्रेशन बिकम 0। अब देखो e टू द पावर इनफाइनाइट में C1 मल्टीप्लाई होकर 0 मिल रहा है, यानी C1 की वैल्यू मिल जाएगी 0 e टू द पावर इनफाइनाइट विच मीन्स 0। ठीक है, जैसे ही आपको पता चला कि यार C1 की वैल्यू 0 है, क्या आप इमीडिएटली C2 की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से जज कर सकते थे, यस, दिस बिकम्स k। तो आपका जो फाइनल आंसर आना चाहिए n ऑफ x का, उसमें देखो C1 तो 0 हो गया, C2 का आपको यहाँ पे k लिख देना चाहिए और फाइनल आंसर मिलता कुछ ऐसा। ठीक है, तो जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं या तो CF प्लस PI कैलकुलेट करवाएगा, और अगर सिर्फ CF कैलकुलेट करवा रहा है तो उसमें 110% बाउंड्री कंडीशन का आपको ज़रूर कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देगा, या बाउंड्री कंडीशन आपसे ज़रूर वो एक्सपेक्ट करेगा कि बाउंड्री कंडीशन आप लगा के एटलीस्ट कॉन्स्टेंट्स को तो एलिमिनेट करें। ठीक है,
बोलो क्या यहाँ तक सारे पॉइंट सभी को क्लियर हो रहे हैं, आराम से समझ पा रहे हो? तो आपने देखा होगा ना, जैसे हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं हम बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं। तो मैंने डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट क्लास से आपको बोल रखा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन की जब तक थ्योरी एक्सप्लेन करी जाएगी तब तक आपको बहुत कॉन्सेंट्रेशन से सुनना है। एक आधे दो क्वेश्चन आपको खुद से ट्राई करने, और जब एक आधे दो क्वेश्चन आप ट्राई कर लेते हो उसके बाद फिर आपका फ्लो बन जाता है। ऐसा आपके साथ फर्स्ट लेक्चर से होता रहा है और डिफरेंशियल इक्वेशन के हर मॉडल में ही होगा। कल हम लोग मॉड्यूल 5 पढ़ेंगे, उसमें भी शुरुआत को आपको सुनने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जो आप एक बार कंफर्टेबल हो जाओगे CF प्लस PI के कंसेप्ट में, फिर आप लगा के आंसर निकाल सकते हो। चलो देखो खैर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में दिख रहा है कि ये होमोजीनियस है, दिख रहा है सभी को होमोजीनियस। तो आपने लिख दिया y इज इक्वल टू YCF प्लस YPI। ओके, तो PI को आपने कहाँ टेंड करा दिया, 0 को, क्योंकि होमोजीनियस था। तो CF निकालने के लिए आपने लिखा D स्क्वायर प्लस 6D प्लस 8 और बाहर आपने लिख दिया x ऑफ t इक्वल टू 0। अब देखो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से D की वैल्यूज आपको आप थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, -4 और -2 मिल जाएगी। दिख रही है सभी को? यस। तो D की वैल्यू आपको देखिए -4 -2 मतलब 4D प्लस 2D आप करो तो आपको ये पूरा का पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होता हुआ दिख जाना चाहिए। तो यहाँ से ये जो लिखा होता है इसको आप बाहर लेके आते हैं, xt की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जानी चाहिए c1 e टू द पावर -4x c2 e टू द पावर -2x। नोट करेंगे पहले यहाँ तक, फिर इसमें बाउंड्री कंडीशंस वगैरह की चर्चा करना शुरू करते हैं, ठीक है? क्योंकि इस बार दोनों रियल एंड डिस्टिंक्ट थे, तो अगर वो रियल एंड डिस्टिंक्ट हो गए तो आप उसको सिंपली e टू द पावर में अटैच कर दो, आपको अपना आंसर कैलकुलेट होता हुआ दिखना चाहिए। फाइन, यस। चलो देखते हैं फिर। तो x ऑफ t हमको यहाँ से मिलाया, देखो c1 e टू द पावर -4t एंड c2 e टू द पावर माइनस, अच्छा ये नीचे t दे रखा था ना, तो ये भी देख लिया करो यार, इट वॉज विथ रिस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पे आंसर क्या लिख दो, t के फॉर्म में लिख दो। अगर नीचे x होता तो x के फॉर्म में लिख देते, t था तो t के फॉर्म में लिख दिया। या आप ऐसा मान के चलो कि जो भी आप एक्सपोनेंशियल की पावर में लगाते हो, साइन के साथ लगाते हो, कॉस के साथ लगाते हो, वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। लास्ट के क्वेश्चंस पे ये सब इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या हो जाते थे, x नीचे लिखा हुआ है तो आप डायरेक्टली x का फंक्शन लिख देते थे, यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है t, तो आप डायरेक्टली t का फंक्शन लिख दीजिए। चलो तो e टू द पावर -2t आपको मिला। अब देखते हैं बाउंड्री कंडीशन क्या दे रखी, बोल रखा है x ऑफ 0 इक्वल टू 1, तो c1 प्लस c2 है, मतलब यहाँ पे बोल रखा था t इक्वल टू 0 पे x 0 इज 1। फर्स्ट इक्वेशन आपको यहाँ से मिल गई। सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप डिफरेंशिएट करके t इक्वल टू 0 रखोगे ना तो भी 1 मिलेगा। तो आइए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा -4 c1 e टू द पावर -4t -2 c1 e टू द पावर -2t। अब इसमें t इक्वल टू 0 पुट करना है तो आपको मिलेगा -4 c1 -2 c2 इक्वल टू 1। ठीक है, तो दो इक्वेशन मिले, c1 प्लस c2 इक्वल टू 1 एंड 4c1 प्लस 2c2 इक्वल टू माइनस। इसको सॉल्व कर लो यार, सॉल्व करो, वैल्यूज़ निकालो फटाफट सभी लोग। तो देखो सॉल्व करने के लिए मैं ऊपर वाले में 4 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो ये आपको मिल जाएगा 4c1 प्लस 4c2 इक्वल टू 4। ये आपको मिल जाएगा 4c1 प्लस 2c2 इक्वल टू -1। ठीक है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो 2c2 इक्वल टू आपको मिल जाएगा 5, यानी c2 आपको मिल गया 2.5, 2.5। c2 अगर 2.5 है तो c1 को होना पड़ेगा -1.5। ओके, तो c1 आपका हो जाएगा -1.5, तभी इन दोनों का समेशन आपको 1 मिल सकता है, अदरवाइज 1 मिलेगा नहीं, वो भी पॉजिटिव का। तो ये दोनों वैल्यूज उठाओ और इस फाइनल आंसर में उठा के पुट कर दो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपको यहाँ से जो मिलना चाहिए दैट शुड बी -3/2 e टू द पावर -4t प्लस 5/2 e टू द पावर -2t। ठीक है, चेक कर लेना सभी लोग, कैलकुलेशन वगैरह अपने एंड पे क्रॉस चेक कर लेंगे। ठीक है, तो बताइए कैसे लगी आपको आज की क्लास। आई थिंक आप देख रहे होगे कि ये तो जो मॉडल है ये आपका, अगर आप सिर्फ और सिर्फ टेबल याद रखते हो ना तो सबसे आसान मॉडल है। इनफैक्ट इससे पहले जो हमें सबसे आसान लगता था वो लगता था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन या फिर एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, बट ये लीनियर और एग्जैक्ट दोनों से भी ज़्यादा आसान है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा सॉल्व नहीं करना है, बल्कि आप देख रहोगे आपको सिंपली पॉलिनोमियल्स के रूट्स निकालने हैं। जैसे रूट्स मिलेंगे उनके बेसिस पे आप इमीडिएटली CF लिख सकते हो और आपका आंसर कैलकुलेट हो जाएगा। कुछ छोटी मोटी बातों का ध्यान रखना होता है,
जैसे यहाँ पे एक्स ऑफ टी का फंक्शन है, तो आप इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टी, उसकी पावर लगा देना। कॉस होता तो कॉस टी साइन टी लिख लेते, ऐसा कुछ आपको याद रखना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, जब भी आप बाउंड्री कंडीशंस लगाओगे, इनिशियल कंडीशंस लगाओगे, तो फाइनल आंसर लिखते टाइम पे आपको सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना आना चाहिए, ठीक है। तो चलो यार, फिर आज के सेशन में इतना ही। तो आप लोग बताना कैसा लगा आपको आज का सेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन वाले चैप्टर को इसीलिए मैंने डिफरेंट मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया, ताकि आप अच्छे से उसको समझ पाएँ। तो अगला जो कॉम्बैट है यार, आपका 15 तारीख को है। जिन लोगों ने अभी तक कॉम्बैट के लिए एनरोल नहीं किया, इमीडिएटली कर लो। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे जाके आप ये कोड लगा के, ठीक है, इमीडिएटली कॉम्बैट के लिए एनरोल कर लो, ताकि आप कॉम्बैट पे अच्छा परफॉर्म करो। और ये कोड लगा हुआ है तो प्लस पे आने के लिए आपके रास्ते खुल जाते हैं, ठीक है। बाकी यार स्पेशल क्लासेस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कशंस हो रहे हैं, आप वहाँ पे जाके उनको अटेंड करो। स्पेशल क्लासेस में आपको बिल्कुल प्लस क्लास जैसा ही फीचर देखने को मिलता है, तो आप इसमें से सारे के सारे फीचर्स एक्सेस कर सकते हो एज अ फ्री यूज़र, और आके अपनी लर्निंग को इन्हांस कर सकते हो। अपनी जो कंटेंट है, जो भी टेक्निकल सब्जेक्ट के नॉलेज है, उसको आप बढ़ा सकते हो, ठीक है। बाकी हमारे किसी सेशन में कुछ अनअप्रोप्रिएट लगता है तो हमें बताइए, ताकि जल्द से जल्द हम उसको इंप्रूव कर पाएँ। और मैंने आपको पहले ही बताया कि आज अगर आप 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो, ठीक है, तो उसके साथ 2 महीने का गेट और 3 महीने का SSC, 24 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 4 महीने का गेट और 6 महीने का SSC का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलता है। तो इतना ज़्यादा वैल्यू एडिशन आपको मिलता है अंडर सिंगल सब्सक्रिप्शन। तो आप इमीडिएटली प्लस पे आ सकते हो। आप 22, 23 किसी भी तरीके के एग्जाम को टारगेट करो, आप ये कोड लगाइए और प्लस पे एंट्री लीजिए। अगर प्लस पे आना है तो यही कोड लगाना है। इस कोड का मतलब होता है मेरी पर्सनल गाइडेंस और उसके साथ साथ मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी, ठीक है। बाकी देखो, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप देखोगे ना, तो इट विल कॉस्ट यू अराउंड 80 रुपीज़ पर डे। दिस कॉस्ट यू अराउंड 70 रुपीज़ पर डे। और जो आपका 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन होता है वो आपको कॉस्ट करता है 60 रुपीज़ पर डे, है ना। अगर आप इतना इन्वेस्ट कर सकते हो और आप बैठे हुए हो कि यार मैं इतना भी इन्वेस्ट नहीं करूंगा और उसके बाद भी मैं आगे बढ़ता जाऊंगा, तो मेरे ख्याल से बेटर ऑप्शन यही होगा कि आप प्लस पे आके कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से सिस्टमैटिकली मेरी गाइडेंस में अपनी तैयारी को बढ़ाएं और उसके साथ साथ अपनी तैयारी को रैंक में कन्वर्ट करें। और जब जैसे आपको पता है कि 5-6 महीने का टाइम बचा हुआ है, तो अब एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं। अगर आपका एग्जिस्टिंग फॉर्मेट बहुत बेहतरीन चल रहा है, गो विद इट। अदरवाइज अभी भी आप आके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हो। तो कोड आप हमेशा यही लगाना और इमीडिएटली मुझे अनअकैडमी लर्निंग्स ऐप पे बता देना, सो दैट यू कैन गेट माई गाइडेंस इमीडिएटली आफ्टर यूजिंग दिस कोड। बाकी आइकॉनिक में यार आपको 45K पे करना होता है, 58K पे करना होता है और 66 पे करना होता है फॉर रिस्पेक्टिवली 12 मंथ्स, 18 मंथ्स एंड 24 मंथ्स, ठीक है। तो यार इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर आप चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लो, ताकि जितने भी वीडियोस, जितने भी इनिशिएटिव्स आते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं हम लोग कल के क्लास में।